तो नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आया है निफ्टी 26,328 के आसपास के स्तर आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,350 पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स ने फिर से बना दिया है नया हाई। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपनी रिकमेंडेशंस के साथ कि आपको ओपनिंग ट्रेड में कहां पर अपना सौदा लेना है। शुरुआत शिवांगी जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या ट्रेड लें अभी। जी, हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मोमेंटम बनी हुई है और जैसा कि सृष्टि डिस्कस भी कर रही थी कि बैंकिंग स्पेस और स्पेशली एनबीएफसीज में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा मुथूट फाइनेंस पर। इसमें एक अच्छे मेटल का भी एक्शन देखने को मिला है और स्टॉक में एक लंबे 30 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब एक अच्छी ब्रेकआउट नज़र आ रही है। आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और वॉल्यूम्स भी एड अप हो रहे हैं जो कि कंफर्म कर रहे हैं इस ट्रेंड को। वीकली बेसिस पे भी एक 6 हफ्तों के एक कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है, तो एक अच्छी रूम है अपसाइड की और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लगभग हम जो इसमें नेक्स्ट टारगेट्स है वो 4050 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 3850 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, 3850 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है मुथूट फाइनेंस में और 4050 के टारगेट होंगे, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। निफ्टी बैंक नए हाइस पर 60,200 के ऊपर बढ़ के अब 60,320 के आसपास किस तरह आपको नजर आएंगे और पौने 200 अंकों की तेजी आज भी हम देख रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल जो काउंटर्स हैं वहां पर जो अपमूव है वो लगातार वो आपको जारी होता हुआ दिखाई देगा। सौमिल जी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा सर? फाइनेंशियल्स में से ही होगा मेरा। स्टॉक होगा एमएफएसएल। एमएफएसएल में एक एक कंसोलिडेशन कुछ समय से चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। 2040 के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। यहां से मुझे लगता है कि ये 1800 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1800 का मेरा टारगेट होगा और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 1660 के स्टॉप लॉस होंगे। सो दिस विल बी अ बाय फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल को लेकर व्यू पॉजिटिव और उसको लेकर उनका ट्रेड आ रहा है सोमिल जी का। प्रदीप जी, आपकी नजर कहां गई है? हाय, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। देखिए, सीएसबी बैंक, मुझे लगता है कि सीएसबी बैंक पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है और एक मोमेंटम आ रहा है। सीएसबी बैंक को करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 518, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 535 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक आपको 491 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट 535 ब्रेक होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये रैली आपको 560 70 तक भी आपको लेके चला जाएगा। लेकिन दो एक दिन के लिए व्यू रखिए 518 एंड उसके बाद 535। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 491 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 491 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 518 रुपए और 535 रुपए के दो टारगेट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से एक मजबूत स्टॉक रहा है सीएसबी बैंक का। और 500 रुपए के ऊपर के प्राइजेस हम देख रहे हैं। 25 रुपए के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। एक और शेयर जो पिछले साल का सुपरस्टार रहा है और रुकने के मूड में नहीं है, पिछले साल तो इसने डबल करा दिए थे पैसे, हिंदुस्तान कॉपर की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर में फिर से लोअर लेवल से बाइंग आई है और कहीं ना कहीं कॉपर के जो प्राइसेज जो रिकॉर्ड हाइस पर हैं उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है। 566, 4.5% की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। गुरांग भाई, आपका व्यू जानना चाहेंगे ये हिंदुस्तान कॉपर को लेकर, हिंदुस्तान जिंक को लेकर कैसे देख रहे हैं सर? स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है 2025 में और ये कंटिन्यू हो रहा है 2026 में भी। देखिए अभिषेक भाई, बुनियादी दर के आधार पर कवरेज तो है नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं दो कंपनियों के, आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात की, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, ये भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से चांदी के दाम ऊपर गए हैं और हिंदुस्तान कॉपर में खास करके एल्यूमिनियम और कॉपर के दाम जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय में ऊपर हैं और आने वाले भविष्य में यहां से और ऊपर जाने की जो संभावना लग रही है, उसके आधार पर शायद एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है हिंदुस्तान कॉपर पर। जहां तक हिंदुस्तान जिंक की बात है, तो इस प्रकार के कांड अगर होते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो शायद तीनों ही धातुओं के दाम, सोना, चांदी और प्लेटिनियम, यहां से और ऊपर जाने की संभावना लग रही, क्योंकि फ्लाइट टू सेफ्टी नाम की एक चीज होती है जहां पर काफी सारे लोग अनिश्चितता के वातावरण में वहां पर अपना जो निवेश है वो लेके जाना चाहेंगे।
विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा अभिषेक भाई, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर कर क्योंकि कवरेज नहीं है हमारी मेरे ख्याल से। लेकिन जो कारण मैंने आपके सामने रखे हैं उसको लेकर के शायद ऊपर की तरफ के दायरे आने वाले भविष्य में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर ये भी हो गया। और ईसीएमएस स्कीम में जो जो अप्रूवल्स मिले हैं सरकार की तरफ से 22 प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत, हम देख रहे हैं कि आज एक्शन है। अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर को अगर आप देखेंगे 2-2.5% के आसपास की तेजी है। डिक्सन पर नजर डालते हैं, डिक्सन में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। केन्स टेक में भी हम देख रहे हैं कि तेजी तो है, बट चूंकि इनका कोई प्रस्ताव नहीं था, डिक्सन के ही प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है लोअर लेवल से। राय अंबर को लेकर चाहिए शिवांगी आपसे। अंबर एंटरप्राइजेस क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी अभिषेक, अंबर एंटरप्राइजेस की अगर हम यहाँ बात करें तो पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है कि यहाँ पे जो लोअर लेवल से अटेम्प्ट्स हुई है बाइंग की, वो सस्टेन रूप में हुई है, बट थोड़ा वॉल्यूम्स कम है यहाँ पे अभी भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है, जो कि एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बट अपसाइड अप भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पेशेंस टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग इमीडिएट बेसिस पे 6800 तक के लिए, एंड 6550 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ रही है। आज सरकारी बैंक्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, यूको बैंक, तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप सारे जो पीएसयू बैंक्स है आज अच्छी तेजी यहाँ पर 2-3% की तेजी दिखा रहा है। गौरांग सर, सरकारी बैंकों को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए विश्वमोहन जी, मैंने अभी आपके कार्यक्रम में मैं जुड़ा तो अभिषेक भाई ने प्रश्न पूछा था और मैंने पहले भी शायद आपके साथ बात करते हुए आपके सहयोगी, ये जो बिजनेस अपडेट वित्तीय क्षेत्र की आई है ये मात्र इस तिमाही के लिए नहीं, लेकिन अगर दूसरी और पहली तिमाही में भी अगर आप देखने जाएं तो बहुत ही सकारात्मक कारोबारी अपडेट मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी ने दी है। हमारी सोच और विचारधारा ये भी है कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, यानी कि इस कैलेंडर वर्ष में या फिर इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन आने वाले कैलेंडर वर्ष में और वित्तीय वर्ष में पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है विश्वमोहन जी, वो सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा। और कारण एक नहीं अनेक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर आप उसको महाराष्ट्र बैंक भी कह सकते हैं, लोग उसको महाराष्ट्र बैंक के नाम से भी बुलाते हैं, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राह है। इसके अलावा जो छोटी मझौली बैंक है विश्वमोहन जी, जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, फेडरल बैंक है और सिटी यूनियन बैंक, ये सब बैंक हमें पसंद आती है और यहाँ पर खरीदारी की राय है। और मैं फिर से वही कहूंगा विश्वमोहन जी कि वित्तीय क्षेत्र आपके रडार पर होना चाहिए, और अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो आपको पसंद है। अपने कुछ प्राइवेट बैंक्स भी सुझाए हैं, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप बैंक्स भी और सरकारी बैंकों में, पीएसयू बैंकों में महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको पसंद है। और इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिजनेस अपडेट्स भी आपको बता देता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुल बिजनेस में 17.2% की बढ़ोतरी दिखी है और ये बढ़ के 5.95 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। कुल डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। खासा रेशियो भी बढ़कर 49.55% हो गया। तो ये बेहतर बिजनेस अपडेट्स बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी आता हुआ। प्राइवेट बैंकों के भी बिजनेस अपडेट्स हमने आपको दिखाए थे, जिसमें एचडीएफसी बैंक, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। आज ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी दिख रही है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में तेज है? ओएनजीसी मजबूत है, रिलायंस मजबूत है। इन दोनों के लिए सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर तो हैं ही वेनेजुएला से, क्योंकि रिलायंस को लेकर एक अपडेट ये भी है कि रिलायंस तो वहाँ की कंपनी से सस्ता अगर वो क्रूड लेती है तो इनके जीआरएम को सपोर्ट मिल पाएगा। और पहले भी इनका क्रूड सोर्सिंग वहाँ से होता था, 20% तक क्रूड सोर्सिंग पहले रिलायंस इंडस्ट्री पीडीवीएसए से कर रहे थे वेनेजुएला से। अभी वो घट गया है, लेकिन आगे के लिए पॉसिबिलिटी
काफ़ी दिख रही है। ओएनजीसी को लेकर एक अभिषेक की रिसर्च भी है, वो अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक बताइए क्या वो अपडेट है, और कहा जा रहा है कि क्रिस्टोबल फील्ड है, सैन क्रिस्टोबल फील्ड से करीब करीब $500 मिलियन के डिविडेंड मिलने की संभावना है। क्या जो नया डेवलपमेंट है उसका कितना फायदा मिलेगा ओएनजीसी को? विश्वमोहन, देखिए पहले की स्थितियां अलग थी 2019 से पहले की, और भारत वेनेजुएला से बड़ी क्वांटिटी में तेल खरीदता था, और भारत की कई सारी कंपनीज हैं जिनका वहां पर इंटरेस्ट है, चाहे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो, रिलायंस हो, यहाँ तक कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, आईओसी और ऑयल इंडिया ने एक कंसोर्शियम थी 5 कंपनीज की, और इन कंपनीज ने वहां पर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगाने के लिए, $multi million का प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक बोली भी जीती थी, लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट कभी टेक ऑफ हुआ नहीं। तो उम्मीद की जा रही है कि मान लीजिए अगर नया रिजीम होता है, अमेरिका का दबाव होता है, वहां पर अगर अमेरिका का कंट्रोल होता है, तो शायद ये ऑयल ऑपरेशंस थोड़े से स्टेबलाइज होके वहां से आगे बढ़े, तो उसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ओएनजीसी का जो वहां पर निवेश है, ओएनजीसी विदेश की सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% का स्टेक है, और जो कंपनी वेनेजुएला की है, पेट्रोलियस डीए वेनेजुएला, उनका उसमें 60% का स्टेक है। लेकिन जो डिविडेंड मिलना था ओएनजीसी को, वो उनको मिला नहीं, और 2014 तक इनको 536 मिलियन का डिविडेंड का क्लेम था, बकाया था, वो जो बढ़ते बढ़ते रकम लगभग $1 बिलियन के आसपास की हो गई है। तो माना यह जा रहा है कि अब वहां पर अगर थोड़ा सा वेनेजुएला के कंट्रोल से हट के अमेरिका के हाथ में अगर चीजें आती हैं, थोड़ी सी चीजें अगर बेहतर होती हैं, तो संभावना बन रही है कि $1 अरब का जो बकाया है वो रिकवरी हो जाएगी। और अब देखते हैं कि रिलायंस के लिए क्या तेल की सप्लाई बढ़ती है, उस पर भी नजरें रहेंगी। वैसे रिलायंस का शेयर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है, और अक्टूबर से अब तक लगभग 17-18% के आसपास की तेजी रिलायंस में आ गई है, और मल्टीपल ट्रिगर्स हैं रिलायंस के लिए, क्योंकि सारे के सारे उनके जो वर्टिकल्स है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो न्यू एनर्जी हो, सारे के सारे अच्छे कर रहे हैं, और जारम्स भी ऊपर काफी शार्पली आए हैं। तो रिलायंस के शेयर में मजबूती हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि जैसा कि सजीद सर हमें बता रहे थे कि जो भारतीय जो रिफाइनर्स हैं, जो हमारी जो तेल कंपनियां हैं, ये वेनेजुएला का जो हेवी क्रूड है उसको प्रोसेस करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो रिलायंस के लिए अगर दरवाजे वहां से फिर से खुलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे वेनेजुएला के ऊपर, तो भारत ने भी अपना ऑयल परचेज उनसे कट कर दिया था। इसको डेटा से ऐसे आप समझिए कि 2023-24 तक जितना ऑयल हम खरीद रहे थे वेनेजुएला से, वो 2024-25 में, FY25 में लगभग उसमें 80% के आसपास की गिरावट आ गई थी। अब ये चीजें अगर पिकअप करती हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सस्ता क्रूड मिलेगा, फिर रिलायंस को फायदा होगा। बाकी ओएनजीसी के लिए अगर वो रिकवरी होती है, हालांकि थोड़ा दूर की सोच है, कब तक रिकवरी होगी, क्या होगा, लेकिन उसके दरवाजे खुलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो अनपेड डिविडेंड है ओएनजीसी के लिए, डेफिनेटली वो मिलने की उम्मीदें हैं, और आगे चलकर रिलायंस